आज हमारे साथ है एक बेहद ही खास मेहमान जो एक पोएट हैं, स्टोरी टेलर हैं और साथ ही साथ एक्टिविस्ट भी हैं। हर्षित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। हर्षित सिंह कौन है? आर्टिविस्ट, और ये शब्द ऑफन यूज़ होता है, लोग यूज़ करते हैं। आर्टिविस्ट मतलब आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट। आर्टिविस्ट। आपका बचपन कैसा रहा? शायद मुझे जब से ही मैंने होश संभाला है, मुझे हमेशा से ही मैंने देखा है आसपास लोगों को मजाक उड़ाते हुए। और क्यों उड़ाते हुए? क्योंकि मैं एक लड़की की तरह दिखता था। मुझे चीज़ें वो पसंद थी जो लड़कियों को पसंद है। एक पॉइंट ऐसा भी आ गया था बचपन में ही, व्हेन आई स्टार्टेड हेटिंग कि लड़की होना ना गुनाह है। लड़की नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लड़के हो तो महान हो, लड़की हो तो बस आप मजाक ही बनोगे लोगों का। हमारे आसपास का मीडिया, सोशल मीडिया हो, मूवीज़ हो, वहाँ पर हमेशा से कोई अगर क्वेयर कम्युनिटी से आता है, कोई गे है, कोई लेस्बियन है, कोई ट्रांसजेंडर है, उसको हमेशा मजाक के तरीके यूज़ करा गया है। मतलब एक क्रीपी सा म्यूज़िक चलेगा पीछे और फिर वैसे लटकते चमकते आएंगे। यही दिखाया गया है हमें आसपास हमेशा से। है सब तेरे ही अंदर, है रब तेरे ही अंदर, फिर भी क्यों भटके बाहर, है बावरी तो क्या चाहे। तो रब भी तुम्हारे अंदर होता है, बट आप बाहर ढूंढते रहते हो। और ये वक्त लेता है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये हमेशा बहुत ईजी है समझना कि हम खुद के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत देयर आर टाइम्स जहाँ पर आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, बट देयर आर टाइम्स जहाँ पर आप खुद का हाथ पकड़ के वो बोलोगे चलो आगे बढ़ते हैं यार। हम सेक्स एजुकेशन की बात नहीं करते। सेक्स एजुकेशन हमारे लिए बहुत बड़ा टैबू बना हुआ है। लेकिन आजकल की सोसाइटी को आप देखोगे, आजकल के बच्चों को आप देखोगे, क्लास 3rd और 4th से ही वो सेक्स करना शुरू कर देते हैं, बट उनके पास एजुकेशन नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि ये एजुकेशन इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, बहुत कम उम्र से ही बच्चों को। जब हमें मेल और फीमेल बताया जाता है, उसी वक्त अगर हमें बताया जाए कि देयर इज़ वन मोर ट्रांसजेंडर, शायद बच्चों में और ज़्यादा समझ होगी उसकी। प्राइड परेड जिस हिसाब से शुरू हुई है, वो हमें बताती है कि हमें खुल के एक्सेप्ट करना, खुल के आज़ादी और फ्रीडम को सेलिब्रेट करना। पूरी दुनिया के टैबूज़ को किनारे रख के, दरकिनार करके आप जब अपने लिए खड़े होते हो, वो होता है प्राइड का मोमेंट। आप अपने आप को खुला हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल, वो होता है प्राइड का मोमेंट, और वो होती है प्राइड परेड। पहली बार मैंने अपनी सेक्सुअलिटी को, द टर्म वी यूज़ कम आउट, वो करा था, तो वो मैंने ऑन स्टेज करा था। चीज़ें सोशल मीडिया पर गई, वो कहानी इंटरनेट पर आई, और लोग फेमस होते हैं, वो वायरल होते हैं, और मैं ट्रोल हुआ था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दस रोज टीवी पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है एक बेहद ही खास मेहमान जो एक पोएट हैं, स्टोरी टेलर हैं और साथ ही साथ एक्टिविस्ट भी हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। हर्षित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। सबसे बड़ी बात, आप सबके बीच में रहकर, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं एक्साइटेड। मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी है आपके बारे में जानने का, और बहुत कम लोगों को जो आज आप बात करने वाले हैं या आप अपने बारे में बताने वाले, बहुत कम लोगों को इस टॉपिक पे कम पता है। तो सबसे पहले जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि हर्षित सिंह कौन है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है। तो आप आज अपने मुंह से बताइए, हु इज हर्षित सिंह? हर्षित, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया है जहाँ पे मेरा एक नया जन्म हुआ है, मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है, और उसके बाद से वो ज़िंदगी जो दी है वो मुझे कला ने दी है। तो मैं कलाकार हूँ, और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कविताएँ सुनाता हूँ, एक्टिविस्ट भी हूँ, क्योंकि मेरी जो कला है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है सोसाइटी के काम से रिलेटेड, और बहुत कुछ ऐसा जो अवेयरनेस से रिलेटेड है। इस वजह से एक्टिविस्ट भी हूँ। तो इन दोनों को मिलाकर मैंने एक शब्द बनाया है, आर्टिविस्ट, और ये शब्द ऑफन यूज़ होता है, लोग यूज़ करते हैं। आर्टिविस्ट मतलब आर्टिस्ट, और एक्टिविस्ट आर्टिविस्ट।
ये जो आर्टिविस्ट का आपने इस्तेमाल किया, ये मतलब मेरे लिए बहुत नया शब्द है, मैंने आज तक नहीं सुना था और मैं भी अपनी प्रोफाइल में ये यूज़ करूँगी आगे से। ये और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपकी जर्नी के बारे में, आपका बचपन कैसा रहा और आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा हमारे साथ शेयर करिए। जी यार मेरा बचपन थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड रहा है। हम सबका होता है कहीं न कहीं क्योंकि बचपन में समझ नहीं होती और बाद में आकर के जब समझ होती है तो हम देखते हैं कि कितना कुछ हो गया पीछे ना। मैं हमेशा से ऐसा बच्चा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा फेमिनाइन रहा है, लड़कियों जैसा दिखना, लड़कियों की तरह चलना, बात करना, बोलना और ये सब कुछ था अंदर से और मैं बदल भी नहीं सकता था इसको। ये हमेशा से था। तो जैसे-जैसे मैं बड़ा होने लगा, जैसे-जैसे बचपन में ही एक-एक सीढ़ियाँ बढ़ते गए हम, तो ये सब कुछ और बढ़ता गया दिन पर दिन। उस वजह से ना चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी। मैं बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिंग हैं। मेरी स्कूलिंग, एजुकेशन इन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ना सवाल बहुत ज़्यादा हुए हैं कि कैसे? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बचपन एक तरफ तो बहुत अच्छा था और एक तरफ बहुत ज़्यादा डार्क साइड था उसका। जैसे-जैसे मैं कहीं भी जाता, स्कूल जाता या बाहर शॉपिंग के लिए जाता, तो हमेशा ही लोग मज़ाक उड़ाते हैं। मतलब एक बच्चे को मज़ाक भी नहीं पता होता है कि ये हुँ, मज़ाक है कि क्या है? हमें कुछ नहीं पता होता बट स्टिल वो सब कुछ हो रहा था। अब हम देखते हैं तो समझ आता है। जैसे मुझे याद है एक बारी ना मैं अपनी बुआ के साथ एक शॉपिंग उस पे गया स्टोर पे, मुझे जूते लेने थे। तो अब आई डोंट नो कि उन्होंने इंटेंशनली ऐसा करा या जानबूझ के नहीं करा, उन्होंने लड़कियों के जूते-चप्पल दिखाना शुरू कर दिए। तो बुआ ने बोला कि ये लड़की नहीं है, लड़का है। बिना तो पूछे। हाँ, तो अब जितने लोग वहाँ पर थे आस-पास इवन मेरी फैमिली वाले भी सब लोग हँसने लग गए। अच्छा मुझे थोड़ा-सा ऑकवर्डनेस हुई कि लोग हँस क्यों रहे हैं? हुँ, और ये मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा फेस करा है आप कि कितने लोग साल के हँसते थे थे। उस टाइम पे? 6-7 साल शायद। 6 साल की उम्र से ही आपने ये सब फेस करना शुरू हाँ, कर दिया था। तो ये मज़ाक मैंने शायद मुझे जब से ही मैंने होश सँभाला है, मुझे हमेशा से ही मैंने देखा है आस-पास लोगों को मज़ाक उड़ाते हुए और क्यों उड़ाते हुए? क्योंकि मैं एक लड़की की तरह दिखता था। मुझे चीज़ें वो पसंद थी जो लड़कियों को पसंद है। हुँ, मेरे दोस्त जो मेरे आस-पास के दोस्त होते थे, वो भी लड़कियाँ होती थी। स्कूल में जो दोस्त होती थी, वो भी लड़कियाँ होती थी। घर पे भी मैं अपनी दादी के साथ ज़्यादा वक़्त बिताता था, मम्मी के साथ ज़्यादा वक़्त, बहनों के साथ। तो मुझे वो सब कुछ पसंद था जो मेरे आस-पास लड़कियाँ करती हैं, अभी भी। तो उस चीज़ को लेके हमेशा से बहुत लोग मज़ाक उड़ाते थे। एक पॉइंट ऐसा भी आ गया था बचपन में ही व्हेन आई स्टार्टेड हेटिंग कि लड़की होना ना गुनाह है। लड़की नहीं होना चाहिए कि आप लड़के हो तो महान हो, हुँ। लड़की हो तो बस आप मज़ाक ही बनोगे लोगों का। पर वो तो कुदरत ही आपके अंदर है। हाँ, वही। तो अब मैं कितनी भी कोशिश कर लेता कि मैं सोसाइटी के नॉर्म के हिसाब से थोड़ा और मैस्कुलिन हो जाऊँ, लड़कों की तरह होने लग जाऊँ, लड़कों की तरह चलने किया भी मैंने बहुत कोशिश करी। हुँ, लेकिन जो आपको कुदरत ने दिया है, जो आपको नेचर ने दिया है, आप उसे कभी नहीं बदल सकते। बहुत ही दुःख भरा जीवन रहा है और ये भी नहीं कह सकते कि मतलब पूरे बचपन में दुःख ही झेले हों। हाँ। क्योंकि जैसा आपने बताया कि एक डार्क साइड भी था और एक दूसरा साइड भी था। हुँ, तो ऐसे में जब आपने बताया कि मतलब 6 साल की उम्र से ही आपने ये ट्रोलिंग मतलब हुँ, झेलनी शुरू हुँ। कर दी थी। तो क्या पेरेंट्स पे भी इस बात का कोई असर पड़ा? क्योंकि बच्चे को कम, पेरेंट्स को ज़्यादा कहा जाता है, खासकर जो हमारे मोहल्ले वाले होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं। तो पेरेंट्स को भी ऐसा कुछ झेलना पड़ा? शायद वैसे तो मेरे मम्मी-पापा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी ऐसा ज़ाहिर नहीं होने दिया कि कभी उन्हें सोसाइटी की तरफ से कुछ ऐसा हुआ और उन्होंने बोला हो। लेकिन ऐज़ इनबिल्ट कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर लोगों को छोटी-छोटी चीज़ों से इनसिक्योरिटी होती है कि आप छोटे कपड़े मत पहनो, आप ऐसे मत करो, आप ऐसे मत चलो, आप ज़्यादा तेज़ हँसो मत, ये उनके उसूलों के खिलाफ है। बहुत चीज़ें हैं ना जो सोसाइटी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट करती है और ये हमारे मम्मी-पापा का सबसे बड़ा डर होता है, मुझे ऐसा लगता है ना, सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, 4 लोग क्या कहेंगे। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे घरवालों ने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हुँ, दिया भी लेकिन मेरी जो दादी थी ना, उसमें उनका बहुत बड़ा मुझे लगता है सपोर्ट रहा है।
मेरे दादा और दादी बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड थे। आज के टाइम पर हम एक ऐसी जनरेशन में हैं, हम तो सॉर्टेड जनरेशन में हैं शायद, कि चीज़ें अब बदलना शुरू हुई हैं। जो हमारे दादा-दादी थे, वो शायद बहुत खूबसूरत जनरेशन थी। वहाँ पर उनके पास आप मैथोलॉजिकल नॉलेज ले लो या साइंस की नॉलेज ले लो, जो हमारे हमारी हिंदुस्तानी तहज़ीब से मिली हुई साइंस, उनकी नॉलेज ले लो, वो सब उनके पास थी। तो वो ऑलरेडी बहुत ओपन माइंडेड लोग थे। लेकिन जो हमारे मम्मी-पापा वाली जनरेशन आई है ना, ये थोड़ी-सी ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड हुई, थोड़ा-सा हिंदुस्तानी कल्चर से। तो वो बहुत मिक्स्ड वाली जनरेशन रही है हमारे मम्मी-पापा वाली। और शायद आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो यही वो जनरेशन है जहाँ पर हमारे आस-पास का मीडिया, सोशल मीडिया हो, मूवीज़ हों, वहाँ पर हमेशा से कोई अगर क्वेयर कम्युनिटी से आता है, कोई गे है, कोई लेस्बियन है, कोई ट्रांसजेंडर है, उसको हमेशा मज़ाक के तरीके यूज़ करा गया है। मतलब एक क्रीपी सा म्यूज़िक चलेगा पीछे और फिर वैसे लटकते-चमकते आएँगे। यही दिखाया गया है हमें आस-पास हमेशा से। और ये वो जनरेशन है हमारे मम्मी-पापा वाली जो बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुई है इससे। दादा-दादी लोग की जनरेशन शॉर्ट थी, तो मेरी दादा-दादी का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी दादी शी वाज़ वेरी रिबल, मतलब उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था कि सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे बच्चे खुश हैं, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी था। और शायद कहीं न कहीं वो देख कर के मेरे मम्मी-पापा भी थोड़ा और ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हुए। एंड आई थिंक मेरी जो बड़ी बहन है, वो सबसे पहली मेरे गाँव में और आस-पास के गाँवों में पहली ऐसी वो थी, जो शहर गई थी पढ़ाई करने के लिए। नहीं तो लड़कियों को भेजते नहीं थे कि पढ़ने नहीं जाएँगी, वो बिगड़ जाएँगी। शहरों में अभी भी नहीं भेजते हैं, बट उनको उस टाइम पे भेजा था और उसके बाद न जाने कितनी लड़कियाँ आस-पास इंस्पायर होके बाहर पढ़ने के लिए गई हैं। तो आई थिंक हाँ। जैसे आपके दादी-दादा हैं और पेरेंट्स हैं, हर किसी के पास ऐसे नहीं मतलब होते। पेरेंट्स नहीं होते हैं, बिल्कुल, गाइड करने वाले लोग नहीं बिल्कुल। होते हैं। तो अ, आप बहुत लकी पर्सन भी हो इस मामले में, या और भगवान करे कि मतलब ऐसे पेरेंट्स हर किसी को मिले। फिर उसके बाद आपने स्कूल भी गए होंगे, आपने मतलब स्कूलिंग में पढ़ाई किया है और आप टॉपर भी रहे हैं। तो स्कूल में भी कुछ ऐसा हादसों का सामना करना पड़ा, या मतलब स्कूल में सबसे ज़्यादा बुली होता है बच्चा, और मतलब हम लोग केसेस भी देखते हैं, कितने सारे केसेस आए कि बिना बात के लोग बुली कर रहे हैं, वॉशरूम नहीं जाने दे रहे हैं, उसके बाद मतलब बच्चा परेशान होके सुसाइड भी कर लेता है। बहुत सारे केसेस है, जैसे अभी शायद 1.5-2 साल पहले आरवी का केस हुआ था फरीदाबाद में। उसके बाद एक और केसेस हुआ था कि मेकअप करके उन्होंने वीडियो डाल दिया था। प्रांशु। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ये दुर्भाग्य है होना, लेकिन हाँ, और ये स्कूलों में बहुत आम है होना। सबसे बड़ी बात ये है, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूलों की चार दीवारियाँ ना सबसे ज़्यादा दुःख देखती हैं, अगर आप देखो तो। अम, वो इतना कुछ कहना चाहती हैं हमसे चीख-चीख कर, बट शायद वहाँ सुनने वाले लोग नहीं हैं। अम, बचपन में सब कुछ बहुत सही था, मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी सब कुछ सही था और मैं बचपन से ही बहुत बोल्ड रहा हूँ। मतलब मैं अपने स्कूल में हेड बॉय था, क्योंकि मुझे करिकुलम में भी मैं अच्छा था, मैं अपनी पढ़ाई में भी अच्छा था। बट जो मेरे साथ सबसे ज़्यादा अननॉर्मलाइज़्ड चीज़ मानी जाती थी, वो यही थी कि मैं लड़कियों जैसा हूँ, और वो हमेशा से ही बहुत बड़ा पार्ट रहा है। तो स्कूल में मुझे जितना कुछ भी याद है, जो अच्छी मेमोरीज़ हैं, ऑफ़ कोर्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं। लेकिन और जो कुछ मुझे याद है, वो यही है कि लोग मुझे दीदी, दीदी कहकर चिढ़ाते थे। और उसमें अब मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों की गलती नहीं है, वो उन सीनियर्स, जूनियर्स की गलती नहीं है, वो ऐसे समाज में उनकी अपब्रिंगिंग हुई है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं वो चीज़ें। हम घर से भी नहीं बताते हैं, घर हाँ, से मतलब ज़्यादा परवरिश पे असर तो बच्चे के हमारे घर से पड़ता घर है, से क्योंकि पड़ता है। हम घर से ही ऐसे उनको सिखा रहे होते हैं, बिल्कुल। जैसा हम घर में देखते हैं। अगर हम घर में किसी की इज्जत नहीं करेंगे या घर में भी घर से हम नहीं बताएँगे, हुँ। तो वैसा ही बच्चा सीखेगा। बिल्कुल, तो वही स्कूलों में यही सब स्कूल में मैंने यही देखा है कि बहुत ज़्यादा नाम नाम बदल के चिढ़ाना और ये करना, वो करना। कई बारी अब ये भी होता था, आप वॉशरूम जाओ तो वॉशरूम में भी लोग परेशान करने आ जाते थे। आई हैव बीन टू पार्ट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर, मैं सर्वाइवर हूँ खुद एक। तो बहुत ही मतलब ये बात है तब की, जब मैं शायद थोड़ा, मतलब मैं बहुत कम उम्र का नहीं था, मैं अपने समझने स्कूल लायक के हो गए थे। 11th क्लास की बात है, हुँ, ये अभी की बात है, मतलब अच्छा। बहुत पुरानी बात भी नहीं है। और
स्कूल में था मैं, और मेरे स्कूल में छुट्टी जल्दी हो जाती थी, तो जल्दी छुट्टी होने के बाद ये होता था कि हमें रुकना पड़ता था, क्योंकि कोई गाड़ी गई है, वो बच्चों को छोड़ कर दोबारा आती थी, फिर हमें लेके फिर छोड़ने जाती थी। तो उस टाइम पे हम स्कूल में होते थे। तो मैं स्कूल के वॉशरूम में गया था, पूरा ऑलमोस्ट स्कूल खाली था, स्टाफ भी चला गया था, स्कूल का बहुत कम लोग थे। और मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा डर लगता था वॉशरूम, अभी भी लगता है मुझे पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ करने में बहुत डर लगता है। तो मैं अपने स्कूल के वॉशरूम तब यूज़ करता था जब कोई ना हो आस-पास, तो मैं चुपचाप से जाता था। और मुझे कभी भी ऐसे खुले वाली वॉशरूम, जैसे आप देखो लड़कों की वॉशरूम जो खुली हुई होती है, मुझे वो कभी यूज़ करना करा नहीं मैंने। हो सकता है मैं 24-24 घंटे वॉशरूम नहीं गया हूँ इस इनसिक्योरिटी की वजह से। लेकिन मैं वो वॉशरूम्स यूज़ नहीं करता। मुझे वो पसंद है जो मैं गेट लॉक करके जाऊँ। और वो मेरे स्कूल में जो वॉशरूम थी, सैडली उस दिन उसका गेट वाला लॉक वाला सिस्टम खराब था, कुछ तो था उसमें गड़बड़ी। तो मैं गया हूँ वॉशरूम, अब यू वोंट बिलीव कि मैं गया हूँ और मैंने एक हाथ से गेट को पकड़ रखा है, एक हाथ से आई एम ट्राइंग टू, और सडनली ही किसी ने गेट को बहुत ज़्यादा तेज़ से पुश करा, और मुझे खुद समझ नहीं आया कि हुआ क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप यूरिनेट कर रहे हो, नेचुरल प्रोसेस है, और आप बीच में हो उसके, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कोई पुश कर रहा है आपके दरवाज़े को। आप कैसे, मतलब क्या सिचुएशन होगी वो? मैं इतना ज़्यादा वो हो गया उस टाइम पे, इतना ज़्यादा दिमाग वो हो गया। बट सडनली समबडी फ्रॉम द सीनियर टीम दे केम, और लकीली ऐसा था कि मैंने अपने कपड़े-वपड़े वो कर लिए, रैप कर लिया। लेकिन हाँ, बहुत कुछ हो गया, मेरे पैंट में भी वॉशरूम हो गई और बहुत कुछ, और मैं रोने लग गया बहुत ज़्यादा। एंड मतलब ये बुली करना, अब्यूज़ करना, ये सब कुछ कितने लेवल तक जा सकता है, कितना ज़्यादा किसी को मेंटली परेशान कर सकता है, शायद आप समझ नहीं पाओगे। और उस दिन के बाद से शायद मेरे लिए मेरी स्कूल की जर्नी पूरी तरीके से बदल गई, और अब तक मुझे वॉशरूम्स यूज़ करना बिल्कुल नहीं पसंद है। मतलब बहुत वक़्त लगता है मुझे कहीं जाने में और वॉशरूम को करने में। मेरा कोई दोस्त की तो मैं बाहर खड़े रहो, मैं आता हूँ, ओके, ऐसी वाली सिचुएशन हो गई है। लेकिन ये बहुत आम है स्कूलों में होना, ये बहुत बड़े दुःख की बात है, और होता है स्कूल में। हमने अभी आरवी को खोया है, प्रांशु को खोया है, इन्हीं सब कारणों की वजह से। आरवी का तो बहुत ज़्यादा स्कूल वाला ही पूरा सिचुएशन थी कि स्कूल में ही बुली हुआ था वो बच्चा। ये वो केसेज़ हैं जो हमारी आँखों के सामने हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं जो हमारी आँखों के सामने नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है, पर वो हो रहे हैं। इसीलिए आई थिंक स्कूलों के अंदर बहुत दुःख है, बस देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा तो होता ही है, और हमें मतलब अगर ट्राई करना है या हमें किसी और प्रांशु को उस जगह नहीं देखना है, तो हमें मतलब सेंसिटाइज होना पड़ेगा। जो हमारे टीचर हैं, कहीं न कहीं टीचरों की भी लापरवाही होती है कि हम हुँ, उनको बढ़ावा दे रहे होते हैं। तो जैसे आपने बताया कि आपको वॉशरूम में वो सब फेस करना पड़ा, तो उस टाइम पे क्या उस आपका कोई फ्रेंड्स नहीं था? आप अपने आप को अकेला महसूस करते थे वहाँ पे? क्या मतलब जैसे गर्ल्स में कोई फ्रेंड्स नहीं थी कि आपको उस टाइम पे सँभाल सकें, जो आप ट्रॉमा फेस कर रहे थे? और वो ट्रॉमा आज मतलब बहुत ट्रॉमा इस कदर आपको मतलब ज़हन में आ गया है कि आप अभी भी उस चीज़ को झेल रहे हैं, और अभी भी उस डर की वज़ह से आप इस जीवन में भी मतलब जो अभी का जीवन है, इसमें भी आप वॉशरूम नहीं यूज़ कर पाते हैं। हुँ। हाँ, आई थिंक इसके बाद बहुत सारी मुझे गालियाँ पड़ेंगी मेरे दोस्तों से, लेकिन सैडली ऐसा था। मेरे दोस्त बहुत थे, बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त थे। मेरी जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड थी सानिया, हम दोनों बहुत ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड करते थे स्कूल में। बट सैडली, क्योंकि ना आप ऐसे समाज में उस वक़्त रह रहे होते हो कि हर तरफ आपको सिर्फ़ मज़ाक ही आपका उड़ाया जा रहा होता है। तो आपके सबसे अच्छे दोस्त आप खुद ही होते हो और कोई नहीं होता है आस-पास। तो ये था। और थे दोस्त, लेकिन वही ना कि वो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं किसी को बता पाऊँ, किसी से कुछ कह पाऊँ। इतना डर, इतनी इनसिक्योरिटीज़ कि बताऊँगा भी तो लोग मज़ाक उड़ाएँगे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिसको बताऊँ वही अब्यूज़ कर दे और वही वो कर दे। कभी पढ़ाया नहीं जाता हमें, कभी सिखाया नहीं जाता कि सेक्सुअलिटी क्या होती है, जेंडर क्या होता है। हमें हमेशा से यही बताया जाता है, ट्रांस वुमेन को आप देख लो, किसी किन्नर और हिजड़ा समुदाय के लोगों को देख लो, तो मैंने खुद देखा है ये कि पेरेंट्स को छुपा लेते हैं बच्चों से, बच्चों को देखने नहीं देते कि मत देखो, मत देखो। और तो इवेंचुअली बच्चे डरेंगे ही ना, बच्चों बच्चों के अंदर ये इनसिक्योरिटीज़ आएँगी ही ना। हुँ। तो ये था हमेशा से, और थे बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त, बट नहीं बता पाया। बट लकीली मेरे पास मेरी दादी थी, और मैंने अपनी दादी से बहुत कुछ सीखा है, और उनसे मैंने बहुत बातें भी करी हैं। मेरे दिन का बहुत लंबा हिस्सा मेरी दादी के साथ, स्कूल से भी ज़्यादा लंबा हिस्सा मेरी दादी के साथ जाता था। सुबह उठते के साथ ही मैं उनके साथ होता था, और रात में उन्हीं के साथ सोता था।
मेरे चाय, खाना-पीना सब कुछ उनके साथ होता था। तो मैंने उनसे ये बातें शेयर करी हैं। एंड यू वोंट बिलीव कि हम अब इतना बोलते हैं कि क्वेयर कम्युनिटी या एलजीबीटीक्यूआईए+ कम्युनिटी ये सब वेस्टर्न से आया हुआ हिस्सा है, विदेश से इन्फ्लुएंस हो गया है। और अब ये विदेशी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में आ रही हैं। बट मेरी दादी को नहीं पता था गे क्या होता है, लेस्बियन क्या होता है, क्वेयर क्या होता है एज़ इन शब्द, लेकिन उनको ये कॉन्सेप्ट सदियों से मालूम है। उनकी ये कॉन्सेप्ट वो खुद बताने लग गई मुझे कि उनकी दादी उनको कैसे कहानियाँ सुनाती थीं, जो हिजरा और किन्नर कम्युनिटी से आती हैं। वो कहानियाँ सुनाती थीं जहाँ पर समलैंगिकता को बड़ा नॉर्मल देखा गया है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी दादी से सीखी हैं। लकीली वो उस जनरेशन से आती है जिन्होंने हिंदुस्तान को अच्छे से देखा है। तो शायद मैंने उनको ये सारी बातें बहुत अच्छे से, और उन्होंने बहुत अच्छे से समझा भी। एंड शी वाज़ द ओनली फ्रेंड उस टाइम पर जिनको शायद मैंने सब कुछ बताया। और होना चाहिए ज़िंदगी में एक ऐसा दोस्त जो आपको सुन सके, आपको समझ सके, क्योंकि बातें ही सब कुछ आसान करती हैं। अभी भी हम बातें ही कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है बातों को शेयर करना सब कुछ बहुत ईज़ी कर देता है, बहुत मरहम की तरह इस्तेमाल होता है। तो हाँ। जैसे कि बहुत सारी बात हम लोग शेयर कर लेते हैं, लेकिन कुछ एक बात ऐसी भी होती है कि हम किसी से भी नहीं शेयर कर पाते, लेकिन फिर भी हम मन मन में घुट रहे होते हैं कि कैसे हम वो बात शेयर करें। और जैसे आपके पास आपकी ग्रैंड मदर हैं, आपकी दादी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं होते हैं, उनके पेरेंट्स भी समझने वाले नहीं होते हैं, और उनको नहीं पता होता है किससे बात करें, कहाँ जाएं, क्या करें। और समाज के भी जो मतलब भद्दे भद्दे कमेंट होते हैं, उनको वो भी झेलना होता है। तो वो लोग कैसे इस चीज से बाहर निकले? पता है, लोग होते हैं हमारे इर्द-गिर्द, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं हमें थोड़ा समझने की, थोड़ा वक़्त देने की ज़रूरत होती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमें खुद को एक्सेप्ट करने में, हमें खुद को कबूल करने में वक़्त लगता है। हम खुद को भी ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं बहुत सारी। तो हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे पेरेंट्स और ये सोसाइटी हमें तुरंत एक्सेप्ट कर लेगी, उसे भी वक़्त लगेगा एक्सेप्ट करने में। वैलिड पॉइंट। लेकिन एक मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें कोई नहीं दिखता ना आस-पास, कोई भी नहीं होता है, तो फिर हम खुद को ही सँभालते हैं। मेरी दादी थी, लेकिन मेरी दादी हमेशा ना बात को इस नोट पे ख़त्म करती थीं, एट लास्ट तुम्हें खुद को खुद ही सँभालना है। और हम इसी वजह से बहुत कम उम्र से ही इंसिस्टिंग कि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ। बहुत कम उम्र में, मतलब स्कूल ख़त्म भी नहीं हुआ था एंड शी वाज़ लाइक कि कहीं नौकरी देख लो, कहीं कुछ देखने लग जाओ, कुछ ना कुछ करो। और मैं करता भी था, मतलब मैंने बहुत कम उम्र से ही अलग-अलग तरीके की नौकरियाँ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट होना था। आई वांटेड टू कि मेरे अंडरवियर से लेकर मेरे फ़ोन के रिचार्ज तक सब मेरे पैसों से हो। ऐसा नहीं है कि मेरे घरवाले कर नहीं सकते थे, कर सकते थे, लेकिन वो दादी का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था इंडिपेंडेंट होने का, क्योंकि उन्होंने दुनिया ज़्यादा देखी हुई थी। उनको था कि जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे तो हो सकता है थोड़ी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएँ। तो हाँ, लेकिन वही है कि उनका यही होता था कि आपको सँभालना है एट लास्ट खुद को, खुद से ही है। तो क्योंकि हमारे अंदर हम बाहर दिखते रह जाते हैं बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ होता हमारे अंदर है। देयर इज़ अ सेइंग, है सब तेरे ही अंदर, है रब तेरे ही अंदर, फिर भी क्यों भटके बाहर, ऐ बावरी तू क्या चाहे। तो रब भी तुम्हारे अंदर होता है, बट आप बाहर ढूँढते रहते हो। तो ये है बहुत ज़रूरी कि, और ये वक़्त लेता है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये हमेशा बहुत ईज़ी है समझना कि हम खुद के बहुत अच्छे दोस्त हैं। देयर आर टाइम्स जहाँ पर आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, बट देयर आर टाइम्स जहाँ पर आप खुद का हाथ पकड़ के वो बोलोगे, चलो आगे बढ़ते हैं यार। हर्षित, आपको कब पता चला अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में, और कब आपको लगा कि आप एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो? वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम ऐसे समाज में रहते हैं ना जहाँ पर कभी भी बात नहीं करी जाती, और मैं उस वक्त से आता हूँ जहाँ पर इंटरनेट का इतना एक्सेस नहीं होता था, मोबाइल फ़ोन्स का इतना एक्सेस नहीं था। तो स्कूलों में भी नहीं बताया जाता है जेंडर और सेक्सुअलिटी के बारे में, और घर-वर में तो बात होती ही नहीं है। तो मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा डाउट होता था कि कुछ तो है हार्मोनल लोचा, बट समझ नहीं आ रहा है कि वो है क्या? तो हमेशा ना आई एंडेड अप विद अ डाउट कि डाउट है शायद, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ दिमाग का खेल है ना? और ऐसा कुछ भी नहीं होता।
अच्छा, मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि आप ना इंटरनेट को देख कर के आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, या आपके कोई दोस्त अगर क्वेयर है तो आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो और तब आपको ऐसा लगता है कि आप भी क्वेयर हो। मेरे केस में शायद मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ, इस चीज़ का एग्ज़ाम्पल हूँ कि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैं उस वक़्त में था जब मैंने फिगर आउट करा, जब कुछ भी मेरे आस-पास नहीं था ऐसा। मैंने कहीं नहीं पढ़ा था क्वेयर क्या होता है, गे क्या होता है, लेस्बियन क्या होता है। मैं एक गाँव से मेरी स्कूलिंग हो रही थी और ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल, मैंने ना कहीं पढ़ा, ना कहीं जाना, ना कुछ। लेकिन एक अंदर से वो फीलिंग थी, क्योंकि मेरे अंदर फेमिनाइन एनर्जी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी। एक तो मुझे वो सब कुछ पसंद था जो लड़कियाँ करती हैं, वो भी इनबिल्ट था, अंदर से ही हो रहा था। तो बहुत ज़ाहिर-सी बात है कि मैं किसी मेल के लिए ही अट्रैक्ट होऊँगा, मुझे कोई लड़का ही पसंद आएगा। क्यों, और मैं वो हर चीज़ करना चाहता था जो एक लड़की एक लड़के के लिए करती है। और मतलब आप मान लो, मुझे एक रेखा जी और मुझे साड़ी फ्लॉन्ट करनी थी, मुझे सब कुछ करना था। तो लेकिन नहीं समझ आ रहा था, ये लग रहा था कि ये सब कुछ नहीं होता है। अंटिल आई मेट समवन मेरी ज़िंदगी में वाओ! किसी की एंट्री हुई और तब मुझे ऐसा लगा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि पहले तो यही लग रहा था बहुत टाइम तक कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम शाहरुख खान और सलमान खान इन लोग को पसंद करते हैं, वैसा ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन तब मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा फीलिंग होने लगी और दिन पर दिन ऐसे बढ़ने लग गया। तब मुझे समझ आया कि नहीं, देयर इज़ मोर। और फिर मैंने थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करा, उसके बारे में पढ़ा कि ये है क्या एक्चुअली। तब मुझे ये बिल्कुल नए-नए शब्द आए, लेस्बियन, गे, क्वेयर, ट्रांसजेंडर। फिर मैंने उनको अच्छे से पढ़ा, तो मुझे लगा कि ओके, दिस इज़ व्हाई एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, हमें बताना चाहिए। हम सेक्स एजुकेशन की बात नहीं करते, सेक्स एजुकेशन हमारे लिए बहुत बड़ा टैबू बना हुआ है। लेकिन आजकल की सोसाइटी को आप देखोगे, आजकल के बच्चों को आप देखोगे, क्लास 3rd और 4th से ही वो सेक्स करना शुरू कर देते हैं, बट उनके पास एजुकेशन नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि ये एजुकेशन इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, बहुत कम उम्र से ही बच्चों को। जब हमें मेल और फीमेल बताया जाता है, उसी वक़्त अगर हमें बताया जाए कि देयर इज़ वन मोर ट्रांसजेंडर, शायद बच्चों में और ज़्यादा समझ होगी उसके। तो हर्षित, जैसा आपने बताया कि रेखा जी की तरह आपको भी सजना संवरना पसंद था या है हाँ। अभी भी, तो कौन सा वो दिन था, कौन सा मोमेंट था जब आप प्रॉपर तैयार हुए, आपने साड़ी पहना और जब आप बाहर निकले तो लोगों का क्या रिएक्शन था? ओह माय गॉड! उफ़, वेरी क्लोज़ टू मी। बट पता है, जब मैंने पहली बार साड़ी पहनी थी, बहुत रैंडम हुआ ये, मैं वॉशरूम में था, मैंने शावर चलाया और मुझे ये फ़िल्मी बॉलीवुडी हरकत करना बहुत पसंद है। तो मैंने शावर चलाया और मम्मी की साड़ी जो वहाँ टंगी हुई थी धुलने के लिए, मैंने वो साड़ी पहनी शावर के नीचे और एकदम लहरा-वहरा के आई वाज़ फ्लॉन्टिंग, बारिश हो रही टिप-टिप है। बरसा हाँ, पानी? टिप-टिप बरसा बरसा पानी, एग्ज़ैक्टली लाइक दैट। और अनलकीली वॉशरूम का गेट लॉक नहीं था और किसी ने खोल दिया। हुँ। और जब बाहर से कि लोग, घर वालों ने आपको ऐसे देख लिया है कि आप साड़ी पहने हुए हो, मैं पहने भी नहीं हुए, आपने जस्ट और ऐसे रैप नाच करी रहे हो। है और आप नाच रहे हो शावर चला के, एवरीवन वाज लाइक ये क्या हो गया। खैर, बचपना था, मतलब वो भी बात होगी, मैं क्लास 7th 8th में होऊँगा और लोगों ने हँस के टाल दिया इस चीज़ को। लेकिन वो मेरे अंदर बात घर कर गई थी और मुझे लगा कि गुनाह है ये। इतना हँसे लोग कि बड़े होते तक लोग वो चीज़ याद करके और हँसते थे। लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ मेरी एक फ्रीडम थी, एक आज़ादी थी शायद, जो मुझे वॉशरूम के अंदर मिल रही थी, दुनिया में नहीं मिल रही थी। और मैं वो करने की कोशिश कर रहा था, बट नहीं हुआ वर्कआउट। बट उसके बाद मैंने शायद 5, 6, 7 साल तक साड़ी वगैरह ये सब कुछ भी नहीं करा, अंटिल अभी की बात है 2 साल पहले की। और मैं प्राइड परेड जो होती है ना, हुँ। पहली प्राइड परेड मैंने अटेंड करी थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या पहनूँ? हुँ। क्योंकि प्राइड परेड को ना हमने बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज़्ड वे में देखे तो हमें लगता है कि जाना, फ़ोटोज़ खींचना और चिल आउट करना, डांस करना। लेकिन प्राइड का एक बहुत अलग मीनिंग है। प्राइड परेड जिस हिसाब से शुरू हुई है, वो हमें बताती है कि हमें खुल के एक्सेप्ट करना, खुल के आज़ादी और फ्रीडम को सेलिब्रेट करना। पूरी दुनिया के टैबूज़ को किनारे रख के, दरकिनार करके आप जब अपने लिए खड़े होते हो, वो होता है प्राइड का आप अपने मोमेंट। आप को खुला हुआ महसूस करते बिल्कुल, हो। वो होता है प्राइड का मोमेंट और वो होती है प्राइड परेड। बिल्कुल। और ये जब मैंने समझा ना, तो मुझे लगा कि ओके, शायद मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे वही सब कुछ करना है जो बहुत टाइम से मैं करना चाहता हूँ और मैंने नहीं करा है।
तब मैंने साड़ी पहनी पहली बार प्राइड परेड में। और शायद मेरे जो शो का प्राकृतिक का पोस्टर है, उसकी जो पिक्चर है वो उसी दिन की है। और मैंने पहली बार साड़ी पहनी थी और लाइक 3-4 हज़ार लोग थे, दिल्ली की सबसे बड़ी प्राइड परेड थी वो। और तब मैंने साड़ी पहनी और मुझे पर्सनली इतना इंडिपेंडेंट फ़ील हुआ, इतना फ्रीडम फ़ील हुआ। और उस दिन मैंने सब कुछ किनारे कर दिया। मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई क्या सोचने वाला है, क्या कहने वाला है, और उनको पड़ता है तो उनको पड़ता रहे, मुझे मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, दिस इज़ हाउ आई एम, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू, यही है जो मैं होना चाहता हूँ, यही है जो मैं दिखना चाहता हूँ। और ये 2 फिट कपड़ा मेरे खुद को मुझे डिसाइड नहीं करता है कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ। मेरे ये लंबे बाल या मेकअप, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल डिसाइड नहीं करती हैं कि मैं क्या हूँ। जो कुछ डिसाइड करता है वो मैं खुद हूँ, वो मेरी आइडेंटिटी है, वो मेरे अंदर है। और ये जिस दिन दुनिया समझेगी शायद, उस दिन वो और एक्सेप्ट करेगी लोगों को। मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्राइड में मैंने भी हिस्सा लिया है, और जो मतलब हम लोग छाव फाउंडेशन चलाते हैं, तो हम लोग एलजीबीटी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं किसी के लिए स्टैंड लेते हैं, तो हम लोग सपोर्ट करते हैं। हमारे कैफ़ेज़ भी हैं जहाँ पे हम लोग वहाँ पे उनको स्पेस देते हैं, और हम लोग खुद को भी मतलब ऐसा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि कहानियाँ अलग हो सकती हैं, दर्द सेम ही होते हैं, कि चीज़ें आप लोग भी फेस करते हैं, चीज़ें हम लोग भी फेस करते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि एक वही स्पेस है जहाँ पे हम अपने आप को आज़ाद पाते हैं, खुला हुआ महसूस करते हैं। लोग अपनी ही मगन में वहाँ पे मगन हैं, और कोई नाच रहा है, हँस रहा है, उनको देख के लगता है एक्चुअल दुनिया यही है। तो उससे ही रिलेटेड मेरा एक सवाल है कि उस दिन आपने साड़ी पहना, उसके बाद सोशल मीडिया पे पोस्ट भी गया होगा किसी न किसी माध्यम से। तो क्या कभी ऐसा सोशल मीडिया पे आपने कोई पोस्ट किया हो मेकअप करके, और ऐसे फिर वहाँ से आपको ट्रोलिंग शुरू हुई हो? अम, तो सोशल मीडिया ट्रोलिंग बहुत आम है होना, बहुत लाज़मी है। क्योंकि हम ऐसे टाइम पर हैं जहाँ पर अच्छे-अच्छे लोग जो आपकी इंस्पिरेशन और आइडल होते हैं, वो तक ट्रोल होते हैं। तो आप तो कौन सी खेत की ही मूली हो, आपको भी होना ही पड़ेगा जब इतनी सारी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। बट आई थिंक मेकअप और साड़ी, इन चीज़ों को लेकर के ट्रोलिंग थोड़ा बहुत बाद में। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे हुआ था क्योंकि जब पहली बार मैंने अपनी सेक्सुअलिटी को, द टर्म वी यूज़, कम आउट, वो करा था, तो वो मैंने ऑन स्टेज करा था। क्योंकि आर्ट ऑलवेज़ मेक एवरीथिंग वेरी ईज़ी, कला के थ्रू आप जब कुछ करते हो तो बहुत आसान हो जाता है करना। तो मैंने वही करा, अपनी कला को, कविताओं को, कहानियों को ऐसे समेटा, और मैंने सोचा आज मैं अपनी सेक्सुअलिटी ऑन स्पॉट शेयर करूँगा। तो टेपर टेल में मेरी कहानी गॉट सिलेक्टेड, एंड फॉर मी बहुत बड़ी चीज़ थी कि इतनी बड़ी चीज़, इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म। और मैंने वहाँ जा कर के अपनी कहानी को परफ़ॉर्म करा। और मेरे घर वाले, मेरे बहनें, सब लोग, सबको ये लग रहा था कि ऐसे तो तुम छोटी-छोटी परफ़ॉर्मेंसेस करते हो, तो बता देते हो आज क्या सुनाओगे, लेकिन तुमने अभी तक नहीं बताया हमें कि इतनी बड़ी जगह जा रहे हो परफ़ॉर्म करने, और क्या बताओगे, क्या सुनाओगे? मैंने कहा सरप्राइज़। तो वो लोग भी ऑडियंस में थे, और मैंने वहाँ जा कर के ऑफ़िशियली, हो सकता है लोग जज कर सकते हैं मैं कितना फेम बॉय हूँ और कितना फेमिनाइन हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से शेयर नहीं करा था। वो पहली बार था जब मैंने ऑन स्टेज जा कर के और अपनी लव स्टोरी सबको सुनाई, और ठप्पा लगा दिया मैंने दुनिया के सामने कि ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम। लेकिन उस दिन पता है सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने उस दिन वो सब कुछ करा था जो मैं करना चाहता था। मैंने बालों में फूल लगाया, मैंने मेकअप करा, मैंने पिंक पहना, और ऐसा लग रहा था कि स्टेज पर मैं हूँ और मैं एक-एक करके अपनी ज़िंदगी से ना सारे पर्दे हटा रहा हूँ। और जब वो हो गया पूरी तरीके से, तो ऐसा लगा कि पूरी दुनिया बहुत हल्की हो गई है, सब कुछ अब कोई भार नहीं है जो मैं लेकर चल रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता था मेरे घर वालों के सामने सब कुछ है, ये सोशल मीडिया पर जाएगा तो रिश्तेदारों के सामने सब कुछ है, तो ज़िंदगी में कोई फ़िल्टर ही नहीं रहा। और मुश्किल होता है लेकिन मज़ा आता है इस पे, कि ठीक है अब कुछ नहीं है। लेकिन आई ऑलवेज़ से दिस कि कम आउट कभी फ़ैसिनेटिंग नहीं होता है, कि आप ये सोचकर बिल्कुल कम आउट ना करो कि ओके मन हो गया तो कर लिया। इसके पहले बहुत कुछ देखना होता है। मैंने अपना सब कुछ पहले सेट करा था कि मेरा प्रोफेशनल लाइफ, मेरा करियर और ये सारी चीज़ें ऑन ट्रैक हों, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आपके घर वाले आपको निकाल सकते हैं, आप पूरी दुनिया जो आपको अच्छा-अच्छा देख रही है, अच्छा-अच्छा कह रही है, वो आपके अगेंस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको एक बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब करके मैंने कर लिया। अच्छा,
बहुत ज़्यादा जो ख़राब हुआ तो ये कि 2023 जब ये सब कुछ हुआ, आई लॉस्ट माई दादी एंड दादाजी बोथ उस टाइम पर, तो वो लोग नहीं थे और वो बहुत मुश्किल था मेरे आपके लिए। सबसे बड़े सपोर्टर सबसे बड़े वही थे। सपोर्ट वही नहीं है और उस टाइम पर कम आउट हुआ है, तो बहुत बड़ी बात थी कि अब वो नहीं है तो सब कुछ बहुत मुश्किल होने वाला है। बट ठीक है, अब होना था तो हो गया। चीज़ें सोशल मीडिया पर गई, वो कहानी इंटरनेट पर आई और लोग फेमस होते हैं, वो वायरल होते हैं और मैं ट्रोल हुआ था। मेरी चीज़ें वायरल हुई थी क्योंकि वो ट्रोल हो रही थी, गलत ऑडियंस बेस पे, और गालियाँ ही गालियाँ, गालियाँ ही गालियाँ। आप मतलब यकीन नहीं मानोगे, अभी भी शायद और जो लोग मेरी रील्स हैं, छोटे-छोटे क्लिप काट के ज़्यादा हाँ, ट्रोल करते हैं। वही उन्हें नहीं पता होता, उन्होंने पूरी स्टोरी नहीं सुनी है, उन्होंने पूरा बैकग्राउंड नहीं जाना है और समाज की आदत है आपको ऊपर से जज कर लेना और यही हुआ। और इतनी गालियाँ, धमकियाँ कि मर जाना चाहिए, मार देना चाहिए, पता नहीं क्या-क्या, आई कैन शो यू कमेंट्स लाइक हेल। और ये हो रहा था और उस वक़्त, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था उस चीज़ के लिए और थिंग्स वर गोइंग नेगेटिव। तब मुझे उस दिन मैंने अच्छे से समझा कि कैसा लगता है जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं ट्रोलिंग के बाद। मैं भी उस दहलीज पर खड़ा था बिल्कुल, क्योंकि इतना ट्रोल करते हैं लोग और छोटी-छोटी चीज़ों पे आपको ट्रिगर करते हैं, आपको बार-बार याद दिलाते हैं कि आपके घर वालों को कितना बुरा लग रहा होगा, आपने ऐसा क्यों कर दिया। फिर वो लोग आ जाते हैं जो धर्म के नाम पर फ्लैग बेयरर्स होते हैं, वो आपको आके अलग ट्रोल करते हैं। तो बहुत कुछ चल रहा था, तो दैट इज़ द टाइम जहाँ पे ट्रोलिंग मैंने बहुत फेस करी। लेकिन अगेन ये होना बहुत ज़रूरी है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो ट्रोल नहीं हुआ है। और होना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, जब तक होगे नहीं तब तक आप दुनिया को बता भी नहीं पाओगे। शायद ट्रोलिंग के बाद जब चीज़ें ट्रोल हुई, जब इतने गलत कमेंट्स आने लगे ना, तो मेरे पास वो पावर थी कि मैं अपने दोस्तों को, अपने क्लोज्ड वन्स को दिखा सकूँ कि दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, ये होता है। क्योंकि जब वो दूर-दूर देखते हैं, दूर-दूर न्यूज़ चैनलों में सुनते हैं ना, तो उनको लगता है कि उनके किसी करीबी ने फेस नहीं करा है। इट्स ओके, वो एम्पैथाइज़ कर देंगे, सिम्पैथाइज़ कर देंगे, लेकिन तब समझ में आता है जब आपके अपनों के साथ पड़ती है, तो तब आप देखते हो कि हाँ, कैसा लगता है। तब क्योंकि ये है हमारे यहाँ पे कि जब तक हमारे ऊपर बात नहीं पड़ती ना, तब तक हम सपोर्ट के लिए खड़े नहीं होते हैं। और हाँ, अब आई थिंक लोगों को ये रियलाइज़ हुआ है एंड दैट इज़ ऑल्सो द टाइम जब मेरी वो कहानी सोशल मीडिया पर आई ना, तो मेरे दोस्त भी एकदम वो हो गए कि हर्षित, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हम तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त थे, तुम्हें एटलीस्ट हमें तो बताना चाहिए था पहले। बट हाँ, वही कि थिंग्स टेक्स टाइम, लाइक इट टेक्स टाइम। हर्षित, कभी मन में ऐसा ख्याल आया कि ये मैंने क्या कर डाला कि मुझे सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करना चाहिए था? क्या कभी सुसाइडल थॉट्स आए दिमाग में? क्योंकि इंसान का उस टाइम पे दिमाग ब्लैंक हो जाता है, नहीं समझ आता क्या करना है क्या नहीं। और जब खासकर लोग इतनी गालियां दे रहे होते, इतने भद्दे भद्दे प्रकार के कमेंट कर रहे होते जिनका आपने आइडिया भी नहीं लगाया हो, तो आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ ख्याल आया था? एब्सोल्युटली। आई थिंक 2 बारी मेरी ज़िंदगी में ये सिचुएशंस आई हैं। एक बारी जब कला मेरी ज़िंदगी में आई, द आर्ट केम इनटू द लाइफ और कला ने मुझे बचाया है। मैं कोटा में था उस वक़्त, आई वाज़ डूइंग प्री मेडिकल्स स्कूल के तुरंत बाद। तो प्री मेडिकल्स के वक़्त मैं बॉयज़ हॉस्टल में रहता था। अगर आप कभी बॉयज़ हॉस्टल में रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि वो कितनी ट्रॉमेटाइज़िंग जगह होती है। बैक टू कोटा। कोटा एक ऐसा शहर है जो सपनों का शहर माना जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रॉमा का शहर होना चाहिए एक्चुअली। वहाँ से अगर आप ज़िंदा वापस आ गए हो ना, तो आप शुक्र मनाओ भगवान का कि आप आ गए हो। क्योंकि एक तो मैं ऐसा बच्चा हूँ कि मुझे, बच्चा तो नहीं हूँ अब, तब मैं ऐसा हुआ करता था अभी भी, कि मुझे बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे दादा-दादी जैसे लोग, वो लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं, लिटरेचर वाले हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। और कोटा में जैसे ही आप कदम रखते हो, आप देखते हो पूरी दुनिया बदल जाती है। वहाँ पे हर कोई आपकी जनरेशन का है, हर कोई यंग है, बूढ़े लोग वहाँ दिखेंगे ही नहीं। मतलब हर कोई नया-नया ही है। तो वो सब कुछ मेरे लिए ट्रॉमेटाइज़िंग। उसके बाद आई वाज़ अ फेम बॉय, तो उस वजह से वो वाली ट्रोलिंग तो चल ही रही थी कि आप थोड़ा-सा मैस्कुलिन नहीं हो तो आपको लोग ट्रोल करेंगे, मज़ाक उड़ाएँगे हर हर मोड़ पे। तो वो सब कुछ चल रहा था एंड वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था एक टाइम पर। आई वाज़ इन द बॉयज़ हॉस्टल और आई स्टिल क्लियरली रिमेंबर एवरीथिंग। कि शाम का वक़्त था एंड ठंड का टाइम था एंड आई डिसाइडेड कि आई हैव टू क्विट नाउ।
अब नहीं हो रहा है ये सब कुछ। मैं अच्छा था पढ़ाई में, बट मेरी पढ़ाई एकदम बर्बाद हो रखी थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी ना साथ में, बहुत कुछ दिमाग में, बहुत कुछ ये समाज जो आपको फीड करा रहा है, तो सब चल रहा था, तो आई डिसाइडेड टू क्विट। एंड यू वोंट बिलीव, लाइक इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी पेनफुल, यू नो, जब आप अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हो, जब आप खुद के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हो, बाकी तो सब छोड़ ही दो। एंड आई डिसाइडेड कि इट्स द लास्ट डे एंड सब कुछ, बट ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एंड मैं लिखता था बचपन से ही, एंड मैंने उस दिन सब कुछ लिखा था, मेरी डायरी में आज भी सब कुछ लिखा हुआ है। वो लास्ट लेटर जो मैंने कोशिश करी थी लिखने की, मैंने लिख विख के सब कुछ करा। एंड लास्ट टाइम मैंने अपना फ़ोन उठाया है, और एक बारी को ये था कि एक बारी मैं जी भर के पिक्चर्स देख लूँ अपने घर वालों के साथ और सब कुछ, एंड देन आई विल स्टेप फॉरवर्ड टू डू समथिंग। यू वोंट बिलीव, उस दिन मेरी स्क्रीन के सामने ना एक वीडियो आई किसी की, एंड वो वीडियो देख करके वो लाइनें कुछ होती हैं ना, कुछ शब्द होते हैं जो आपको सब कुछ बदल देते हैं, और वो कुछ शब्द थे और मेरी ज़िंदगी को बदल दिया उसने। एंड लिटरली लाइक शी इज़ बिग इंस्पिरेशन, मैं उनको बिल्कुल अपना मेंटोर मानता हूँ। मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं वो, जिनकी वो वीडियो थी। इफ़ यू नो प्रिया मलिक, शी इज़ अ पोएट, स्टोरी टेलर, तो उनकी वो वीडियो थी जो मैंने देखी थी, और वो मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। उन्होंने मेरी नई ज़िंदगी दे दी मुझे ऐसा लगा। एंड आई डिसाइडेड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। मुझे भी अपनी कविताएं और कहानियाँ सुनानी है, मुझे भी लोगों के सामने खड़े होना है और उनको यकीन दिलवाना है कि तुम्हारे भी शब्द हैं, मेरे भी शब्द हैं, लेकिन सी दिस इज़ द डिफरेंस। ये मुझे बताना था, और वो मुझे वहाँ से ही पता चला। एंड उस दिन मैंने छोड़ा ज़िंदगी को नहीं, बट कोटा को। उस दिन मैंने आखिरी लेटर नहीं लिखा, बट मैंने लिखना चालू करा पूरी ज़िंदगी के लिए। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी शब्दों से हमारी लाइफ चेंज होती है, और आप एक लकी पर्सन हैं कि प्रिया जी की वजह से आपकी लाइफ चेंज हुई और आज हम बैठ के बात कर पा रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल, लाइक व्हेनेवर आई मीट हर, व्हेनेवर आई राइट समथिंग टू हर, तो मेरी पहली लाइन हमेशा यही होती है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी अ न्यू लाइफ। उस दिन शायद अगर वो नहीं होती, फिजिकली डिजिटली थी वो, लेकिन स्टिल I get so emotional whenever I talk about it, but हाँ, I think she changed everything. बिल्कुल। जैसे कि आपने आपने अपने आंसर्स में किसी एक पर्सन का जिक्र किया है बार बार कि कोई था, कोई था, कोई था, तो अब हम उस कोई था के बारे में जानना चाहेंगे। कि मैं ये क्वेश्चन आपसे तो नहीं पूछूंगी कि क्या आपको प्यार हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली प्यार तो हमें हर किसी से होता है, हमारे पेरेंट्स से भी होता है, हमारे दोस्तों से भी होता है, हमारे सिबलिंग से भी होता है। मैं आपसे पूछूंगी कि क्या कभी आपको इश्क हुआ है? वाओ, बिल्कुल। यार, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि किसी की एंट्री हुई थी मेरी ज़िंदगी में, और वहाँ से मुझे समझ में आया कि कुछ तो अंदर हार्मोनल लोचा हो गया इसको देख के। बट आप डरते हो ना कि आप शेयर नहीं करते किसी से भी जब आपके अंदर चीज़ें होती है तो। बट आई थिंक वो मैंने उनको बताने का सोचा, क्योंकि हम अच्छे दोस्त हो गए थे। मैंने उनसे बात करना शुरू कर दिया। मैं बहुत आउटस्पोकन रहा हूँ बचपन से, मुझे बातें करना बहुत पसंद है। कभी कभी थोड़े बैरियर्स होते हैं, बट ऐसे नहीं होते यूजुअली। तो मैंने उनसे दोस्ती कर ली और सोशल मीडिया पर हमने बात करना शुरू कर दिया। कितने साल के थे उस टाइम? मैं क्लास 9th में था। 9th में तो बहुत छोटे थे। हाँ, एंड ही वाज डूइंग एमबीए सेकेंड ईयर में वो थे। बहुत लगभग 10 साल का एज गैप था हमारे बीच में, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड इवेंचुअली। और बात होना शुरू हुई। मुझे भी कुछ नहीं पता था सेक्सुअलिटीज़ के बारे में, कुछ बस था कि देयर इज़ अट्रैक्शन जो हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो हो गया। हमारी बात हुई, हमारे कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट थे लिटरेचर आर्ट को लेकर के, वो होने शुरू हुए। देन मैंने फाइनली सोचा कि अब इतने अच्छे दोस्त हो गए तो कॉन्फेस कर देते हैं, होगा जो होगा, बता देते हैं एक बार क्या हुआ। और मैंने उनको बताया, और मैंने उनको एक पोइट्री के फॉर्म में वो लिख के भेजा सब कुछ। एंड उनका रिएक्शन वाज, हर्षित मैं एक लड़का हूँ और तुमसे उम्र में 10 साल बड़ा हूँ, प्यार नहीं है ये पागलपन है। मगर पता है ये टॉन्ट हमेशा से हमें दिया जाता है, उस दिन मुझे उसने दिया था, लेकिन ये सोसाइटी भी आपको देती है कि आप लड़के हो, लड़के से कैसे प्यार कर सकते हो। बट
व्हेन यू लव समवन, जब आप प्रेम में होते हो ना, तो शायद प्रेम नहीं देखता है उम्र के रखे इन फासलों को, प्रेम नहीं जानता जाति धर्म या काले गोरे के भेद को, प्रेम नहीं समझता लड़का लड़की में कोई फर्क है, प्रेम नहीं मानता लिंग की किसी भी परिभाषा को, प्रेम तो बस होता है, और जो सोच समझ कर किया जाए ना वो कुछ भी हो सकता है, प्रेम तो नहीं। और दिस इज लव। एंड यही था मेरे अंदर कि यार हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कैसे समझाऊं खुद को। बट ठीक है, लेकिन ये था कि हम दोस्त रहे, वो बहुत ज़रूरी है, और हमारी दोस्ती कायम थी। बट लकीली ही केम बैक इन माई लाइफ, लाइक हम दोस्त तो थे ही, बट 1 साल भी नहीं बीता था, अगेन ही प्रपोज मी। एंड उनकी ज़िंदगी में उनने कभी किसी लड़के को डेट नहीं करा था, उनके लिए बहुत पहली बार था, बट वो फीलिंग उनके अंदर बिल्ड हो गई थी, और ही प्रपोज मी इवेंचुअली। और फिर हमने बोला नाइस, फिर हमारी प्रेम कहानी आगे बढ़ी, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत वक्त था मेरी ज़िंदगी में वो, मुझे ऐसा लगता है वो 2-3 साल जब तक हम साथ में रहे हैं वो बहुत सुंदर था। बट इवेंचुअली उनकी शादी हो गई किसी और के साथ। वो उसके पीछे भी बहुत रीजंस थे, उन्होंने बताया, बट हाँ, फिर 3 साल बाद उनकी शादी हो गई। बट आई थिंक दैट लव स्टेज विद मी फॉर एवर। अब तो मैंने भी मूव ऑन करने की कोशिश करी, और भी लोग आए हैं ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है, बट आई थिंक वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खूबसूरत हिस्सा है। और कई बारी ऐसा होता है ना, लोगों का चले जाना ज़िंदगी से बेहतर होता है। कभी ऐसा होता है कि गलती आपकी भी नहीं होती है, गलती सामने वाले की भी नहीं होती है, गलती सिचुएशंस की होती हैं, और वो उस टाइम पे यही था, गलती सिचुएशंस की थी, और हम साथ नहीं रह सकते थे। बट प्रेम आपको हमेशा बेहतर बनाता है, प्रेम आपको हमेशा सुंदर बनाता है। अगर प्रेम आपके साथ है या नहीं है, एक तरफ़ा मोहब्बत है, वैसे आई डोंट लाइक एक तरफ़ा मोहब्बत, बट हाँ, अगर एक तरफ़ा मोहब्बत है, आपकी प्रेमी से शादी हो गई, आप साथ में हैं, या आपका ब्रेकअप हो गया है, कोई भी सिचुएशन हो, बट अगर प्रेम है ना, तो प्रेम आपको सुंदर और अच्छा ही बनाएगा, प्रोफेशनली, पैशन वाइज़, हर तरीके से। वो है आपके साथ या नहीं है, डज़न्ट मैटर। मुझे ऐसा लगता है हर्षित, मूव ऑन जैसा कोई शब्द नहीं होता, आप कभी मूव ऑन नहीं कर हाँ। पाते। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं साफ साफ आपकी आंखों में देख पा रही हूँ, और मतलब आप कह शब्द रहे हो लेकिन वो दिख आपकी आंखों में रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान कभी लाइफ में मूव ऑन नहीं हो पाता है। जिससे आपने मोहब्बत कर ली ना, तो फिर आप उससे बाहर आ ही नहीं सकते। कभी नहीं, क्योंकि आपका एक हिस्सा उनके साथ जुड़ा हुआ है, और वो ताउम्र रहेगा, वो आप कभी नहीं हटा सकते। कोशिश भी करोगे आप, आप किसी को भुलाना भी चाहोगे तो आपको इवेंचुअली उन्हें याद ही करना पड़ेगा भुलाने के लिए, तो वो है। बिल्कुल, जैसे मैंने सुना था कि पहली बार आपने उनके ही लिए लिखा था, तो आप शेयर करना चाहोगे कि आपने क्या लिखा था उनके लिए? ओके, हाँ, कर सकता हूँ। वैसे तो बड़ी बचकानी पोएट्री थी, एक वो, और छोटी सी पर नहीं मुझे थी वो, बहुत ऐसे पसंद है वो। वो लंबे से कागज में, मतलब एक बड़ी सी पोएट्री थी, बट उसको थोड़ा सा कन्फाइन मैंने करा था। तो इट स्टार्टेड लाइक, देखता हूँ तुझको ऐसे जैसे सूखी हुई ज़मीन आसमान को देखती है, देखता हूँ तुझको ऐसे जैसे एक मुसाफिर अपने अधूरे सफ़र को देखता है, देखता हूँ तुझको ऐसे जैसे कोई सोते हुए एक खूबसूरत ख्वाब को देखता है। मुझे नहीं पता क्या हो तुम, मगर मेरे लिए शायद मेरे प्रेम की परिभाषा हो तुम। और ये तो इट्स अ बहुत लॉन्ग ही पोएट्री, बट वाव मोमेंट है, पता नहीं क्या आप रहे, धड़कन मेरी तेज हो रही है। एंड एक बच्चा 9 साल का, और उसने एक लंबी सी कविता लिख के किसी को भेजी है। आई रियली डोंट नो कि बहुत ही ज़्यादा से पत्थर दिल होगा कोई, तो वो नहीं पिघलेगा अदरवाइज तो। मतलब ये जो कहानी है या कविता है, ये आपके इमोशंस को कैसे बयां कर देती है, जो आप नॉर्मल लाइफ में नहीं चीजें नहीं कह पाते हो। अगर यही शब्द आपको नॉर्मल बातचीत में कहनी होती है, सीधे तौर पर उनसे कहनी होती है, शायद आप नहीं कह पाते, लेकिन आपने कविता के माध्यम से इतनी आसानी से वो इमोशंस उन तक पहुंचा दिए जो आप कहना चाहते हो। जी। तो कविता कैसे हेल्प करती है आपके शब्दों को उन तक पहुंचाने के लिए? दिस इज़ द मैजिक ऑफ आर्ट, ये कला का जादू है। कला समझने के लिए आपको किसी एकेडमिक बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी हो, आपका लिंग क्या है, आपकी जाति धर्म क्या है, कोई बैरियर नहीं है। आप छोटे हो, बड़े हो, डज़न्ट मैटर। कला सबको एक उस पे लाकर खड़ा कर देती है, और कला को समझना बहुत आसान होता है, और कला सबको पसंद आती है। सबसे अच्छी बात यही है।
और यही एक कारण है कि कविताओं और कहानियों को हम हमेशा से हमें फीड कराया जाता है। जब आप बच्चे होते हो तो शायद पढ़ाई में भी सबसे पहले आपको बेटा राइम्स सुनाओ, कविता सुनाओ। हमारे दादा दादी नाना नानी हमें कहानियाँ सुनाने लग जाते हैं। तो सब कुछ हमारे अराउंड कविताओं और कहानियों के ही इर्द गिर्द होता है, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो। क्यों? क्योंकि शब्द बहुत पावरफुल होते हैं। शब्द सब कुछ बदल सकते हैं। इवन अभी हम बात कर रहे हैं, ये भी शब्द हैं, ये भी बातें हैं और बहुत कुछ बदल सकते हैं। बदलाव के लिए ही हम कर रहे हैं। इस वजह से शायद कविताएं हमेशा, कविता स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो इसीलिए होती है क्योंकि आप कम शब्दों में अपनी बात को रख पाते हैं और कोई भी हो वो हर तरीके से उसको रिलेट कर पाएगा, अपने नज़रिए से रिलेट कर पाएगा। तो हाँ, आई थिंक दैट्स द मैजिक ऑफ आर्ट ओनली। कोई भी आर्ट फॉर्म हो, वो कविता हो, वो कहानी हो, डांस हो, म्यूजिक संगीत हो, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, पेंटिंग हो, कला इज ऑलवेज लाइक वेरी इजी। आपके पिछले आंसर में मेरा एक सवाल थोड़ा रह गया था, तो मैं उसको दोबारा पूछूंगी कि अभी भी आप मतलब कांटेक्ट में हो या आप अभी सेपरेट पूरी तरीके से हो गए हो? ओह गॉड, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने आज से 2 साल पहले टेपर टेल पे अपनी लव स्टोरी को शेयर करा था एंड आई थिंक दिस इज़ ऑफिशियली आई एम शेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। वो कहानी यूट्यूब के चैनल पर जब आई तो मेरे इंस्टाग्राम पर उसका मैसेज आया कि हर्षित, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी, हमारी कहानी सुनी और तुमने बहुत अच्छे से उसे प्रेजेंट करा और आई एम सो प्राउड ऑफ यू और थैंक यू सो मच अपनी कहानी में मुझे गलत नहीं बताने के लिए। क्योंकि अगर आप वो कहानी सुनोगे तो मैंने कहीं भी ये विक्टिमाइज नहीं करा है खुद को या उसको गलत नहीं बोला है। अभी भी मैं हमेशा जब बात करता हूँ तो मैं कभी उसे गलत नहीं बोलता हूँ क्योंकि वो अपनी जिंदगी में उसके सिचुएशंस हैं, मेरे सिचुएशंस हैं, सबके पास राइट्स होते हैं अपनी लाइफ का अधिकार लेने के लिए, तो कोई नहीं होता गलत कहने वाला। तो हाँ, उसने ऐसे मैसेज करा तो मैंने उसके मैसेज को लाइक करा और कुछ नहीं रिप्लाई करा, छोड़ दिया है ना। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत बटोरी 1-2 दिन बाद और फिर मैंने रिवर्ट करा, दिस इज हाउ इट मेंट टू बी एंड यू वेलकम ऐसे करके। देन उसने मैसेज पढ़ा और उसने रिवर्ट करा, हर्षित लाइक उसके एग्जैक्ट वर्ड्स यही थे कि आई ऑलवेज वॉन्टेड कि मेरा बच्चा तुम्हारे तरीके से हो, जब भी हो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो और मैंने अपने बच्चे का नाम हर्ष रखा है। एंड इट वाज सो बिग फॉर मी कि भाई आपका एक्स अपने बच्चे का नाम आपके नाम पर रख रहा है और विच इज़ ह्यूज। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे रोना सा आ गया उस वक्त और मुझे काफ़ी कुछ ऐसे बैक टू मेमोरी ले गया। लेकिन हाँ, बट क्या कर सकते हैं, आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। बट हाँ, मैंने ये सोचा कि बस हर्षित के दुख हर्षित ही जानता है, तो अपने बच्चे पर वो मत डालो। पर ये है ना कि कहीं ना कहीं आप ना हो तो फिर भी आप उनकी लाइफ में प्रेजेंट हो। हाँ, एंड देन आई लाइक्ड और उनके उसको बिल्कुल। हर्षित, जैसे आप टेपर टेल पे या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे अपनी कहानी बताते हो और लोगों के सामने अपने जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए प्रेजेंट करते हो चीजें, तो उस टाइम पे तो लोग आपको तालियां दे रहे होते हैं, वाहवाही कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो वीडियो कहीं पोस्ट हो रही होती है, उसी वीडियो पे बहुत गंदे गंदे कमेंट आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपका वो भाव क्या होता है, क्या भावना होती है, कैसा लगता है आपको? यार बहुत मुश्किल होता है, नेवर इजी कि आप जब भी फ़ोन खोल रहे हो अपना, सुबह सुबह उठे हो, आपको नहीं पता आप कौन से मूड में हो, आपका मूड क्या है। आप फ़ोन की स्क्रीन को टैप करो तो ऊपर गालियाँ ही आ रही हैं, आप फ़ोन की स्क्रीन को टैप कर रहे हो तो तुझे तो मर जाना चाहिए, ऐसे मैसेजेस ऊपर ही टैप हो रहे हैं। तो बहुत मुश्किल होता है ये सब कुछ, लेकिन आई थिंक ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका काम क्या है और सामने वाले का काम क्या है। तो मैंने क्योंकि पीपल डोंट वांट टू, जब आप कुछ अच्छा करोगे ना, लोग आपको करने नहीं देंगे, वो आपको चाहते हैं कि आप रुक जाओ। यही वो चाहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है, जो मुझे लगता है कि आई डोंट वांट देम टू विन। मैंने कुछ लिखा था इस पे कि मेरी कलम को जितना रोकने की कोशिश करोगे, मैं उसे तलवार की तरह उतना ही चलाऊंगा। मैं बहते पानी की तरह हूँ, जितना रोकने की कोशिश करोगे, मैं अपने वेग को उतना ही बढ़ाऊंगा। और बहुत ज़रूरी है ये बात समझना, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम मत लिखो, वो चाहते हैं तुम मत बोलो,
और अगर वो बंद कर दिया तो दैट्स कीप मी इंस्पायरिंग कि दिस इज़ माय वर्क, दिस इज़ माय आर्ट एंड आई हैव टू डू। फिर समाज में भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, जैसे बहुत लोग गांव से आते हैं, शहर आ गए अपने आप को मतलब आज़ाद महसूस कराने के लिए कि चलो घर वालों की बदनामी ना हो, क्योंकि बहुत बच्चों को डर रहता है कि कहीं घर वालों पे असर ना पड़े, तो वो शहर आ जाते हैं, दिल्ली जैसे शहरों में, बॉम्बे जैसे शहरों में। वहां पे फिर उनको एक छत पाना कितना मुश्किल हो जाता है कि लोग उनको घर तक भी देना मतलब मुनासिब नहीं समझते कि उनको घर दे दें। उनको बहुत तकलीफ होती है घर ढूंढने के लिए भी। और फिर जब दो लोग रिलेशन में रह रहे होते हैं तो उनको नहीं देते कि हमारे यहाँ पे ऐसे लोग नहीं रह सकते, हमारे यहाँ तो अच्छे लोग रहते हैं। तो कितना डिफिकल्ट होता है कि आपके लिए भी डिफिकल्टीज आई। और जैसे कि मतलब आपका बैकग्राउंड, आप उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो क्या आपको इन सब चीजों को फेस करना पड़ता है? जी, बिल्कुल। और ये बहुत आम है होना। आप एक लड़की हो, आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हो कि लड़की होना कितना मुश्किल है। मतलब इट्स नेवर लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट फेमिनिज़्म वी से दिस कि इट्स ऑलवेज़ अबाउट इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ एंड अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ रिस्पेक्ट, है ना? ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। इज़्ज़त मिलना इक्वली समाज में सबको बहुत ज़रूरी है और यही सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक, बेसिक। और यही नहीं मिलता है, इज्जत मिलना सबसे मुश्किल है। और जब आप निकलते हो, आप बड़े शहरों में आते हो, तो हो सकता है कि आपकी चीज़ें बहुत कुछ कुछ चीज़ें आपकी सेटल डाउन हैं, आपके पास हो सकता है आपके पास जॉब हो, लेकिन जॉब होते हुए भी अलग चैलेंजेस होते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होना बहुत मुश्किल होता है जहाँ पर आपको प्राइड दिया जाए, आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करा जाए या आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ पुश करा जाए। ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता है। और तो हाँ, स्टेप जैसे आप आगे बढ़ाते हो, ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लोग बैठे हुए हैं आपको खा जाने के लिए लोग बैठे हुए हैं आपको असॉल्ट करने के लिए, अब्यूज़ करने के लिए, आपका मजाक उड़ाने के लिए, और ये बहुत हुआ है। वेरी सैड पार्ट ऑफ द सोसाइटी कि हम ना सड़कों पर जब ट्रांसजेंडर लोगों को या किन्नर कम्युनिटी के लोगों को, हिजड़ा कम्युनिटी के लोगों को मांगते हुए देखते हैं, तो हम कैसे अपने शीशे को ऊपर कर लेते हैं, मजाक उड़ा देते हैं, बट वी या तो नेवर फिर वीडियो सी। शूट कर लेते हैं। हाँ, वीडियो शूट कर लेते हैं, बट हम ये बैकग्राउंड नहीं सोचने की कोशिश करते कि उनके पास क्या मजबूरी होगी वो ये कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होता है कि उन्हें वो जहाँ कहीं भी जा रहे होते हैं, उन्हें असॉल्ट करा जा रहा होता है, उन्हें परेशान करा जा रहा होता है, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, इवेंचुअली उन्हें अपना पेट भरना है, तो वो कुछ ना बिल्कुल। कुछ ऐसा करेंगे ही करेंगे। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंक्लूसिव, लाइक टू क्रिएट वर्क स्पेसेस इंक्लूसिव, बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर ये लड़का लड़कियों वाला भेद ना हो। बिल्कुल। लकीली शुरुआत में ऐसा हुआ है, बट अभी आई एम वर्किंग विद अ यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड एडमिरल। दे पीपल आर वेरी नाइस, बहुत प्यारा ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी सपोर्टिव। आई एम इन दैट ऑर्गेनाइजेशन अभी। लकीली इट्स वेरी रेयर टू फाइंड, बट वहाँ पर जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम है, और मैंने आज तक जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम कहीं नहीं देखा है, बट लकीली मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वो है, बहुत बड़ी बात है। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि एक रिलेशन में दो लोग होते हैं, चाहे वो लड़का लड़का हो, चाहे वो लड़की लड़की हो। फिर उसके बाद वो 2 साल, 4 साल, 6 साल आप और चाहे कंटिन्यू भी चलाना चाहते हैं आपके साथ रिलेशन में। फिर आपसे पूछा जाए, मतलब उनसे पूछा जाए कि क्या इस रिलेशनशिप का कोई नाम है? फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या आप बाइसेक्सुअल हो या लेस्बियन हो या आप गे हो या आप अदर कोई कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो वो सीधा एक सवाल में आंसर देंगे, नहीं आपके अलावा किसी और से हम प्यार नहीं करते, हम तो स्ट्रेट हैं, और आपके अलावा थोड़ी ना मैंने किसी और को आंख उठा के देखा है, हम तो सिर्फ एक ही लड़की से, एक ही लड़के से प्यार करते हैं, हम नहीं हैं। तो क्या सच में ऐसा होता है, या वो अपनी जो सेक्सुअलिटी है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, या वो अपनाने में कतराते हैं? हाँ, ओह गॉड, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और ये पता है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा बहुत करते हैं लोग, एंड मुझे नहीं पता कि वो अपना स्ट्रेट होने पर इतना ज़्यादा ओवर प्राउड कर लेते हैं, इतना पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि स्ट्रेट होना ऐसा क्या ही हो गया है, स्ट्रेट हो गया है तो कोई इंसान। और वो बहुत ज़्यादा ओवर हाइप करते हैं उस चीज़ को, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ कई बारी। आफ्टर माई फर्स्ट रिलेशनशिप आई हुक्ड अप विद फ्यू ऑफ द
people and few of the friends, like very close friends. और उनके साथ सब कुछ हुआ. They slept with me. Everything happened. And next day, they are like, I'm too straight only. And I was like, एक मिनट, are you? तुम सच्ची में straight हो? क्योंकि इवेंचुअली आप स्टेप कर चुके हो, आप किसी के साथ इमोशनली और फिजिकली मेंटली कनेक्ट हो चुके हो. मे बी आप बाई क्यूरियस हो सकते हो, आपके अंदर क्यूरियोसिटी थी. मे बी आप एक्सप्लोर ही क्यों ना कर रहे हो अपनी सेक्सुअलिटी को, बट स्टिल यू स्टेप्ड इन. इट मीन्स यू आर बाइसेक्सुअल एंड यू आर बाई क्यूरियस. मे बी आप उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते. और इसमें इतना बड़ा कोई हवा भी नहीं है यार. बाइसेक्सुअलिटी होना इज़ वेरी कॉमन, वेरी नेचुरल आज के टाइम पर. और बाइसेक्सुअलिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यू नो, इवन नॉट जस्ट इन ह्यूमंस, हमारे इंसानों में ही नहीं. बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जो बाइसेक्सुअल माने जाते हैं. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो क्वेयर हैं, जो बाइसेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करते हैं, कि उनके मेल पार्टनर्स भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, जिनमें से बंदरों का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. अगर आप देखोगे पेंगुइन्स का एग्जाम्पल है. बहुत सारे ऐसे हैं. तो विच इज़ वेरी कॉमन टू अंडरस्टैंड, आई थिंक. लेकिन हाँ, वही कि हमने स्ट्रेटनेस को इतना ओवर हाइप कर लिया है कि हम स्ट्रेट हैं तो हम भगवान हो गए हैं, विच इज़ नॉट अ कूल थिंग. पर ये बहुत होता है, क्योंकि मैं मतलब ये वाला सवाल और लोगों से भी पूछे, क्योंकि मतलब LGBT कम्युनिटी के बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं, और क्योंकि मैंने बताया पहले भी कि हम लोग सपोर्ट करते हैं, तो बहुत हेल्पफुल है आपका आंसर. और आज का हमारा लास्ट सवाल आपसे फेमिनिज्म को लेके, जो कि बहुत आम क्वेश्चन रहता है. आप फेमिनिज्म को किस तरीके से देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि फेमिनिज्म सिर्फ अधिकारों की बात है, या मतलब लोग जो हैं, या इससे भी मिलता जुलता एक और क्वेश्चन मेरा इसमें ही है कि जो लोग हैं जो LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करने में बहुत डरते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं. उनको समाज का डर, या घर वालों का डर, फ्रेंड्स का डर, स्कूल का डर, ऐसा डर रहता है. तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि वो किस तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट करके समाज में लेके आए? क्योंकि अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो समाज से हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि समाज हमें एक्सेप्ट करे? क्योंकि हमारी खुद की मतलब सेक्सुअलिटी है, तो सबसे पहले हमें खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब हम सामने वाले से उम्मीद लगा सकते हैं. तो उसके लिए आपका क्या आंसर रहेगा? यस, थैंक यू. बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबके लिए बहुत ज़्यादा जायज़ है. तो फेमिनिज्म हो या सेक्सुअलिटी हो, सब कुछ एक ट्रैक पर ही अगर मैं बोलूँ ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसानियत. वो होना बहुत ज़रूरी है सबके अंदर. और जो आपकी आइडेंटिटी होती है ना, आप कुछ भी हों, जो भी आपकी आइडेंटिटी होती है, वो हमेशा एक प्राइड होती है. उसको प्राइड की तरह लेना बहुत ज़रूरी है, गर्व की तरह देखना बहुत ज़रूरी है. बेटू आप कुछ भी हों, है ना. आपका लिंग क्या है, आपकी सेक्सुअलिटी क्या है, सब कुछ बातें परे हो जाती हैं जब एक इंसानियत की बात आती है. तो क्योंकि फिज़िकली हम बहुत ज़्यादा फिज़िकली देखते हैं, लेकिन जब आप एक कॉन्शियसनेस की बात करते हो ना, चेतना की बात करते हो, तो आपको इंसानियत की चौखट पे लाकर खड़ा करती है कि आपका इंसान होना बहुत ज़रूरी है, बेहतर इंसान होना बहुत ज़रूरी है. खुद को एक्सेप्ट करना सेम टाइम पर उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आप ही हो जो हो. क्योंकि आपने सुना होगा कि एक हिरण होता है, हिरण के नाभि में कस्तूरी होता है, और वो कस्तूरी की महक को इधर उधर ढूंढता रहता है कि कस्तूरी कहाँ है, कस्तूरी कहाँ है. लेकिन इवेंचुअली वो हिरण की खुद की नाभि में होता है. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप वो खुद ही हो जो आप हो, आप खुद खुदा हो, ये समझो. और फेमिनिज्म मेरे लिए आई थिंक इट्स एवरीथिंग, इट्स सुप्रीम, इट्स नेचर, इट्स प्रकृति. और प्रकृति अपने आप में पूर्ण होती है, संपूर्ण होती है, इससे किसी की ज़रूरत नहीं होती. और दिस इज़ हाउ फेमिनिज्म वर्क. ये मैंने अपनी दादी से सीखा है. मेरी दादी ने मेरी कम उम्र में ही मुझे दुर्गा सप्तशती इंट्रोड्यूस कराई थी, और दुर्गा सप्तशती को मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे से. अगर आपको मौका मिले ज़रूर पढ़िए. दुर्गा सप्तशती में शायद फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करा गया है, और वहाँ से मैंने समझ रखी है. और ऑल्सो फेमिनिज्म फॉर मी इज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल रिस्पेक्ट. दैट्स ऑल. आप इक्वली रिस्पेक्ट करिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, वही मैटर करता है. फेमिनिज्म इज़ नॉट एट ऑल अबाउट कि मैं
1000 केजी का वेट उठा लूं या फिर ऐसे तलवार लेके निकल जाऊं और लड़कों की तरह जैसे आज लड़के गालियां देते हैं मैं भी देने लग जाऊं, नहीं. It's always about respecting others. It's always about having equal amount of respect for anyone or everyone. Yes. थैंक यू हर्षित। मेरा एक और सवाल है, मुझे जी. बीच में पूछना चाहिए था Wow. पर वो लास्ट में आ गया, लेकिन ये हम कट करके उसको बीच में रख देंगे। ठीक है. आपको चाय बहुत पसंद है हाँ. और मेरे कलीग्स ने भी स्पेशली मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि आपसे मैं ये सवाल जरूर पूछूं कि आपको चाय क्यों पसंद है, यही पूछूं? आपको चाय पसंद है, चाय क्यों पसंद है? हाँ, ओके। ठीक है, चाय के ऊपर कुछ हर्षित आपको चाय बहुत, हाँ हर्षित आपको चाय बहुत पसंद है, तो चाय के ऊपर 4 लाइनें आप सुनाना चाहे तो? उफ, 4 लाइनें, मैं 2 लाइनें सुना सकता हूँ बड़े आराम से. चाय के उठते धुएं में मुझे अक्सर उसकी शक्ल नजर आती है और उसे याद करते करते अक्सर मेरी चाय ठंडी हो जाती है. वाह। चाय फॉर मी इट्स लाइक एवरीथिंग, एनी टाइम सबके लिए ही होती है. मुझे नहीं समझ आता वो लोग कौन से हैं जिनको चाय नहीं पसंद, वो चाय नहीं पीते. बिल्कुल। चाय तो हम लोगों को सबको ही पसंद है और चाय आपका एकमात्र स्ट्रेस कम करने का हाँ. तरीका है। हर चीज स्टार्ट फ्रॉम चाय एंड खत्म चाय पर होता है सब कुछ. हमारे सिरोस टीवी पॉडकास्ट के माध्यम से आप कोई मैसेज अगर हमारे दर्शकों को लिए देना चाहे तो? मैं शायद यही बोलना चाहूँगा क्योंकि यहाँ आकर ही मुझे बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनकरेज फील हो रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, लेकिन आगे बढ़ना एक बहुत खूबसूरत बात होती है. एंड ऑफ कोर्स वी ऑल आर नॉट एट ऑल द सर्वाइवर्स, वी आर वॉरियर्स. बिल्कुल। थैंक यू हर्षित, आपके साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। आशा करते हैं दर्शकों को भी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंशु.